हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू रियल टीचर। डिस्कस करेंगे आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो यूपी टेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट एवं विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, पहला ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर 2, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक संकार्य है। और चौथा ऑप्शन, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक संकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। दूसरा ऑप्शन है, वाक्यों के निर्माण से। तीसरा ऑप्शन है, शब्दों के निर्माण से। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। देखो, कोई भी नई भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हम, जैसे बच्चे को का से कबूतर पढ़ाया जाता है तो बच्चे के सामने कबूतर का चित्र प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद बताया जाता है कि ये कबूतर है और इसका पहला अक्षर का है। तो बच्चे इस प्रकार वर्ण और शब्दों के मध्य साहचर्य स्थापित कर लेते हैं और वो भाषा को आसानी से सीख जाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है, केवल विशिष्ट छात्र। दूसरा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। तीसरा, केवल सामान्य छात्र। और चौथा, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। जिस बालक को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती है, लेकिन दी जाती है सभी बालकों को एक ही छत के नीचे। तो केवल सामान्य छात्र होगा नहीं, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये जो प्रतिभाशाली छात्र हैं ये विशिष्ट छात्रों में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों ही समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो पहला है, नीरसता संबंधी दोष। दूसरा, पठन संबंधी दोष। तीसरा, गणना दोष। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणना दोष। तो जो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है उसमें गणना दोष होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता होती है उसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इसमें बालक गणना नहीं कर पाता है, यानी बच्चे को कैलकुलेशन करने में समस्या आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणना दोष। अब देखते हैं पठन दोष। पठन दोष को कहते हैं हम डिसलेक्सिया। और जो नीरसता संबंधी दोष होता है उसको कहते हैं हम डिस्मेंसिया। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नीरसता आ जाती है और उसके मन की स्थिति हमेशा डाउन बनी रहती है, मन की स्थिति हमेशा निचले स्तर की बनी रहती है, बच्चा आगे की नहीं सोच पाता है और बच्चे मानसिक तनाव से जूझता रहता है। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है, क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा ऑप्शन है, अभिभावकों की भागीदारी न होना। तीसरा, अलगाव। और चौथा, संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है वो होती है संवेदनशीलता की, वो होती है संवेदनशीलता की। यदि समावेशीकरण में संवेदनशीलता नहीं है तो बालक के अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आता है, बालक हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहता है कि उसके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, या बच्चे खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो समावेशीकरण में सबसे अधिक जो आवश्यक होता है वो होता है संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। पहला, व्यवहारात्मक। दूसरा, दैहिक। तीसरा, संज्ञानात्मक। और चौथा, संवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संवेदी, जो कि संवेग का तत्व नहीं है। इसके अलावा व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक, ये तीनों संवेग के तत्व हैं। कैसे समझते हैं इसको, देखो, मान के चलते हैं कि कोई बालक रास्ते से जा रहा है और उसको सांप दिख गया है। सांप को देखकर वो एकदम से घबरा जाएगा, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। यानी बालक पहले नॉर्मल
जा रहा था और एकदम से उसको सांप दिखा तो उसके व्यवहार में एकदम से परिवर्तन आया। कैसे? बोल नहीं पाएगा, कांपने लग जाएगा, भागने लग जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। कभी कभार देखा होगा आपने कि व्यक्ति बहुत ज्यादा या कोई बालक बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो बोल नहीं पाता है, तो ये क्या हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। फिर दूसरा है दैहिक। अब बालक ने जैसे ही सांप को देखा तो वो क्या हो गया, बच्चा एकदम से डर गया और डर के मारे उसको पसीने आ गए। तो उसके क्या हो गया कि दैहिक क्रियाएं जो हैं उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब तीसरा था संज्ञानात्मक। बच्चे के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये चीज फीड है कि ये सांप है और इससे मुझे खतरा है, तो ये भय नामक संवेग के कारण ऐसी स्थिति तैयार होती है। तो इसलिए जो संवेग है उनके तत्व तीनों होते हैं, यानी व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक। संवेदी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। पहला, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दूसरा दूसरा मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। और तीसरा मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। और चौथा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। पहला, स्वेच्छाधारी। दूसरा, जनतांत्रिक। तीसरा, सहानुभूतिपूर्ण। और चौथा, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वेच्छाधारी। अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है, वांछनीय सूचना देने वाला होता है, लेकिन स्वेच्छाधारी नहीं होता कि भाई टीचर की जो मर्जी वो पढ़ाए, स्टूडेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे, उसकी जो मर्जी उस तरीके से पढ़ाए, जो मर्जी वो पढ़ाए, यानी सत्ताधारी किस्म की जो पढ़ाई होती है वो स्वेच्छाधारी होती है, जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पहला, विक्टर ब्रूम। दूसरा, मॉस्लो। तीसरा, हर्जबर्ग। और चौथा, स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला, विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। पहला, व्यक्तिक। दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया। तीसरा, सूचना प्रक्रियाकरण। और चौथा, व्यवहार परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। पहला, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। दूसरा, रेखीय अभिक्रम। तीसरा, साखीय अभिक्रम। और चौथा, तैयारी और अर्जन। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तैयारी और अर्जन। किसी भी कौशल के स्थानांतरण के लिए सबसे जरूरी होता है उसके लिए तैयार रहना और उसको अर्जित करने की व्यक्ति के अंदर एक अभिक्षमता होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। पहला, सरल से कठिन की ओर। दूसरा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तीसरा, दृश्य से अदृश्य की ओर। और चौथा, निगमन से आगमन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निगमन से आगमन की ओर। यह शिक्षण सूत्र नहीं है। इसका रिवर्स एक शिक्षण सूत्र होता है कि आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर यह शिक्षण सूत्र होता है। निगमन से आगमन की ओर ये कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं होता है। इसके अलावा सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। पहला, प्रतिपुष्टि। दूसरा, शिक्षण। तीसरा, योजना बनाना। और चौथा, प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योजना बनाना। कोई भी शिक्षण कार्य हो सबसे पहले उसकी हमें योजना तैयार करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। पहला, पृथक्करण। दूसरा, अनुप्रयोग। तीसरा, तुलना। और चौथा, अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ए, जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। सी,
अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ऑप्शन तो भाई तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला दृष्टि संवेदना, दूसरा स्पर्श संवेदना, तीसरा ध्वनि संवेदना और चौथा प्रत्यक्ष संवेदना। तो बच्चे को किसी ने नाम लेकर बुलाया है, यानी उसने उसके कानों में उसके नाम की ध्वनि पड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि संवेदना। यदि कोई सामने खड़ा होकर बुलाता तो दृष्टि संवेदना होती, क्योंकि बच्चा सामने से उस व्यक्ति को देखता कि ये मुझे बुला रहा है, तो ये दृष्टि संवेदना होती। कोई छूकर बुलाता तो स्पर्श संवेदना होती। प्रत्यक्ष यानी सामने से सीधा प्रत्यक्ष हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, पहला 2 से 8 साल, दूसरा जन्म से 2 साल, तीसरा 2 से 7 साल और चौथा 5 से 8 साल। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी, वो कुल 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो 0 से लेकर 2 साल तक चलती है। फिर है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी जो अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से लेके 7 साल तक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? पहला है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और चौथा काल्पनिक भयों का अंत। तो हमसे पूछा है बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो देखो, बालक की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास होता है, उसमें बालक विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लगता है। बात सही है, बात सही है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, बिल्कुल बच्चे में तार्किक चिंतन आने लगता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे में तार्किक चिंतन आने लगता है, बात बिल्कुल सही है। काल्पनिक भयों का अंत होने लगता है। बच्चा का जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें बालक कल्पनाशील होता है, लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था निकलने लगती है, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में काल्पनिक चीजों का जो भय होता है, यानी काल्पनिक चीजों को थोड़ा सा कम रुचि लेने लगता है, वो थोड़ा रियलिस्टिक चीजों में रुचि ज्यादा लेने लगता है और बालकों में काल्पनिक भय समाप्त होने लगता है। तो ये भी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है। लेकिन बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की जो विशेषता नहीं है, वो नहीं है भविष्य की योजना की सूझबूझ, यानी भविष्य में क्या क्या करना है, कैसे करना है, भविष्य कैसे होगा, ये सब चीजें बालक उस टाइम पे अपने फोकस नहीं करता भविष्य को लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? पहला पावलोव, दूसरा बिने, तीसरा चौमास्की और चौथा मॉस्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चौमास्की। भाषा विकास का सिद्धांत चौमास्की द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? पहला संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा अधिगम और भूल, तीसरा संकेत अधिगम और चौथा स्थान अधिगम। तो जो थॉर्नडाइक थे उनने अपना अधिगम सिद्धांत अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के रूप में दिया। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? पहला 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, दूसरा 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, तीसरा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण और चौथा 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण। गिरोह अवस्था यानी जो गैंग एज होती है वो बाल्यावस्था की विशेषता है और इसमें बालक सोशलाइज होने लगता है, इसलिए वो गिरोह में रहने लगता है या अपने मित्र मंडली में या टोली में रहना पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है?
तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी और वो चारों अवस्थाएं मैंने आपके साथ साझा करी थी। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियावस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूल संक्रियावस्था और चौथा संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो पहली अवस्था थी संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसे हम संवेदनात्मक गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरी अवस्था जो थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त संक्रियावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? पहला अधिगम की इच्छा, दूसरा प्रेरणा, तीसरा रुचि और चौथा वस्तु का स्वरूप। यहाँ पर आप देखेंगे अधिगम की इच्छा ये भी व्यक्तिगत है, प्रेरणा ये भी व्यक्तिगत है और रुचि ये भी व्यक्तिगत है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप ये व्यक्तिगत नहीं है, ये किसी विषय वस्तु के ऊपर निर्भर कर रही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला सहायता परक व्यवहार, दूसरा प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा मूल प्रवृत्ति और चौथा आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सहायता परक व्यवहार। सहायता परक व्यवहार यानी जब एक व्यक्ति के अंदर हेल्पिंग नेचर आ जाए तो फिर उसमें सामाजिकता का भी गुण अपने आप आ जाता है। तो सामाजिकता का जो मूल्य होता है यानी सामाजिक मूल्य होता है वो होता है हेल्पिंग नेचर यानी सहायता परक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पहला स्वतः शोध, दूसरा एल्गोरिदम, तीसरा मानसिक वृत्ति और चौथा कार्यात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्वतः शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? पहला है स्किनर, दूसरा है रॉस, तीसरा एबिंगहॉस और चौथा एमएल विगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? पहला साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम और चौथा तत्परता का नियम। तो जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे उसमें अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था और तत्परता का नियम था, यानी ये सभी थॉर्नडाइक के सीखने के नियम यानी अधिगम के नियम के प्राथमिक नियम हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यह थॉर्नडाइक के सीखने के यानी अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला तर्क, दूसरा व्यवहार, तीसरा चिंतन और चौथा अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। नेक्स्ट अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? पहला समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा प्राचीन अनुबंधन और चौथा चिन्ह अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था स्किनर ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? पहला अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, दूसरा अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, तीसरा अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और चौथा अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। देखो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है वो भी स्थायी परिवर्तन, तो उसके व्यवहार से हमें ये नजर आता है कि व्यक्ति इस चीज को सीख चुका है यानी इस चीज को उसने आत्मसात कर लिया है स्थायी रूप से, तब हमें नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति उस चीज को आत्मसात कर लिया है और उसको सामने से हमें यह नजर आ जाए कि व्यक्ति बैठा हुआ है और हमें यह समझ में आ जाए कि व्यक्ति ने इस चीज का अधिगम कर लिया है। तो अधिगम को जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित
टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।